Dr. Sudha Rao. I am the medical director and the organizing chairperson of this conference. With me is Dr. Prajna Bendre. I am professor and head of pediatric surgery and organizing chairperson. So this conference is going to be only about children who are having rare diseases. And when we say rare diseases is as the word itself says, it's not a common disease. So when we speak of the incidence, as in the number of cases that which are called rare diseases, there is no standard definition across our country or in many parts of the world, but we all follow World Health Organization, which is the apex body in defining various disorders. So the WHO, the World Health Organization, defines a rare disease as a condition which has a prevalence of about 65 children in every 1 lakh population. इस तरह से देखा जाए तो ये इतना रेयर हमारा पॉपुलेशन के लिए नहीं है. आवर पॉपुलेशन इज़ इन क्रोर्स. सो हमारे यहाँ पूरे दुनिया का 25% of the whole rare disease load is in India. So जैसा बताया कि rare disease which occurs rarely. So country wise the definition would vary. For us 1 to 5 in 10,000 would be the rare disease. So as madam said कि अपना population बहुत है, तो दुनिया में जितने भी रेयर डिसीज़ के लोग मिले हैं उसमें से 25% लोग इंडिया में मिलते हैं. इसका मतलब है इंडिया ने रेयर डिसीज़ के बच्चों के लिए, और रेयर डिसीज़ होता है जल्दी डायग्नोस नहीं होता है तो कॉमनली बच्चों में दिखता है क्योंकि शायद ये बच्चे एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न India need to work a lot on rare diseases, and that is the whole aim behind this conference. Our being the premium children's hospital in the country, we thought we should start in this endeavor that rare disease needs more attention, rare disease needs more research and development, and that is the goal behind this conference. So अभी rare disease का जैसे बोला कि 1 in 10,000 वगैरह इंसिडेंस है, उसके कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं जेनेटिक, जीन्स रिलेटेड, मेटाबॉलिक, इम्यूनोलॉजिकल और मल्टीसिस्टिक. जो भी रीज़न होगा, जनरली ये डिसीज़ के जो पेशेंट हैं उनको अल्टीमेटली मल्टीसिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. एक ऑर्गन से भी शुरू हुआ तो अल्टीमेटली काफ़ी सारी चीज़ों पे असर होना शुरू होता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है जिसके बाद में बहुत कुछ करके फ़ायदा नहीं होता है. इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जितने ही एक्सपर्ट अपने कंट्री में हैं उनको साथ में लाने का है. जितने भी पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको साथ में लाने का. सो ये कॉन्फ्रेंस में हम सारे ट्रेनिंग्स को, सारे एक्सपर्टाइज को एज वेल एज पेशेंट्स एंड पेरेंट्स को साथ में लाने का सोचते हैं. इस डिसीज की बात करें तो इसके अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना होगा, इससे बचने के लिए? हाँ, ये सवाल सही है. अवेयरनेस जहाँ तक है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी बीमारियों की अवेयरनेस पूरी तरह से सबको नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं है. जैसे यदि आप रेयर डिजीज़ के नंबर्स सोचें, इंसिडेंस रेयर का डेफिनेशन का बताया था, मगर पूरे रेयर डिजीज़ पूरे दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा रेयर डिजीज़ माने जाते हैं. अभी काफ़ी सारे डिजीज़ हैं जो अभी तक हमको मालूम भी नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका जेनेटिक टेस्टिंग, उनका कैसे वो प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मालूम भी नहीं है. मगर आज की तारीख में 7,000 से ज़्यादा डिजीज़ लिस्ट में हैं जो रेयर डिजीज़ हैं. तो इनकी अवेयरनेस जब तक हम पब्लिक तक पहुँचे नहीं, डॉक्टर्स तक पहुँचे नहीं, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई में थोड़ा इंक्लूड ना हो, तो अवेयरनेस बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश रहती है. अवेयरनेस बढ़नी चाहिए. हम जो यहाँ करते हैं वाडिया में अवेयरनेस के लिए, वो आमतौर पे हम हर एक डिजीज़ का सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं. सपोर्ट ग्रुप का मतलब उसमें बच्चे रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं, डॉक्टर्स लोग रहते हैं, कुछ काउंसलर्स रहते हैं. इन सबको मिला के हम एक सपोर्ट ग्रुप टाइप बनाते हैं, जिनको हम थोड़ी दिनों में, 4 महीने में, 6 महीने में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपस में मिलते हैं
और उसकी जानकारी, जागरूकता, उसका कैसा मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या क्या हमारा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन द सोसाइटी, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और अपने प्रिवेंशन का जो बोला है, प्रिवेंशन का जब सवाल आता है, ये सारी डिसीजेज जनरली पैदा होते से ही होती है। इसका मतलब अगर अपने को प्राइमरी प्रिवेंशन करना है तो इससे बच्चों का जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन यूट्रो डायग्नोसिस होना चाहिए, फिटल डायग्नोसिस होना चाहिए। और दूसरी बात होती है जेनेटिक है, इसका मतलब अगर वो डिसीज़ किसी को है तो उसको अगर बच्चा होता है तो उसको भी होने की संभावना बहुत होती है, वो एक डायग्नोसिस होता है। और इसके लिए हमारे पास पेरिनेटोलॉजी ओपीडी है, जिसमें जैसे भी गर्भावस्था में अपने को संशय आता है, वी सस्पेक्ट दैट बेबी माइट बी सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज़, इमीडिएटली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारी मीटिंग्स होती है पेरिनेटोलॉजी में, वेयर एवरी एक्सपर्टाइज वुड बी देयर एंड अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करते हैं। उसमें जेनेटिक इवैल्यूएशन भी हो सकता है, बाकी के टेस्ट भी हो सकते हैं। सबसे चैलेंजिंग होता है जेनेटिक इवैल्यूएशन, उसके लिए भी जो भी लेबॉर्ट्री एंड टेस्ट लगते हैं वो सारे वाडिया हॉस्पिटल में किए जाते हैं। सो मेरा मानना ये हाँ जी बोलिए जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना एक सोचा कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस किया जाए ताकि इससे अवेयरनेस बढ़े, और हम भी आपका अवेयरनेस करेंगे। लेकिन हम कितना भी करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, मे बी वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, कि दे विल नॉट गेट दिस इंफॉर्मेशन। सो इज देयर a website or something that you will be having Yes. live or after the conference? And also, will there be knowledge sharing by other people from foreign countries or even all over India, Yeah. which will tell us that if these are the things that are there present in the children, there is a possibility? Or Yeah. will there be an awareness campaign for the parents who are about to be parents to take care before even giving, conceiving a baby, and then once it is conceived, then take those tests? Yeah. And how will the doctors, can So- you elaborate a little more? So you know, the whole thing is a process which is there in place. So for example, if you're saying will there be a website for creation for rare diseases, this indeed we are planning, and as part of this conference we also have research papers submitted. So हमारे पास 160 research papers have come from across the country, which has from various parts of the country, they have submitted their research. So 160 papers, scientific papers, means there is lot of research going on in the country on such children. So these will be put up in our website. These researchers will be put up in our website. That would be followed up with publications happening in our Wadia journal. We come out with a journal which is called Wadia Journal of Women and Children. In that journal we propose to publish all these scientific material. And there is a patient corner, like I said, in every specialty there is some kind of patient corner which is there, like diabetes, there is a patient corner for diabetes, DMD, बच्चे का दिमाग पूरा दुरुस्त और अच्छा रहता है, एकदम ब्राइट रहता है बच्चा, मगर मांसपेशियाँ थोड़ा वीक होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, बैठना, खुद का बटन लगाना, कपड़े पहनना, सब चीज़ में उसको मदद लगती है और धीरे धीरे वो बेड रिडन हो जाते हैं, वो DMD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो इस तरह की बीमारियों का जड़ से इलाज, रेयर और जेनेटिक होने की वजह से जड़ से इलाज नहीं है, और कुछ बीमारियों में जो इलाज है भी वो बहुत इतना महंगा है कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अवेयरनेस मैं मेरा मानना ये है कि अवेयरनेस की ऐसी कंडीशन, वो डिजीज जिसके बारे में आपने बताया, क्या वो डिटेक्ट हो सकती थी पहले? हाँ। अगर वो पेरेंट्स आमतौर पे इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि सबको हम पेट में ही पता करना मुश्किल रहता है। समझो एक पहला बच्चा पैदा हुआ ऐसा जिसको DMD था और या कोई और जेनेटिक बीमारी थी, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग करके एक बार हम कंफर्म कर लें, फिर सेकेंड बेबी जैसे ही पेट में आता है तो उसका बिफोर बेबी पेट में आए माँ पिताजी का टेस्टिंग किया जा सकता है। एक बार बच्चा पेट में आ जाए उसका फिर जेनेटिक टेस्टिंग, टुकड़े का एमनियोसेंटेसिस बोलो, कोरियोनिक विलेज बायोप्सी बोलो, वो उसका टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि एक जेनेटिक सिंड्रोम से ये
अनबॉर्न बेबी अफेक्टेड है कि नहीं है। यदि वो अफेक्टेड है उसके हिसाब से आगे का डिसीजन डिस्कशन किया जाता है, जिसको हम प्रीनेटल एंड पेरीनेटल, प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी होने के पहले, पेरीनेटल मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद और डिलीवरी तक। तो प्रीनेटल और पेरीनेटल काउंसलिंग हम ऐसे माँ बाप के करते हैं जो जिनको इस तरह का अगर ये डिजीज डिटेक्ट हो जाती है once it is conceived, एक बात बोलूँ, अपन ये एक डिसीज बोल रहे हैं ना, रेयर डिसीज इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, yes, अराउंड 6,000 to 7,000 diseases are there, yes, and with every increasing knowledge infrastructure more diseases are added. तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले इसमें से कई डिसीजेस अपन जानते भी नहीं थे, डायग्नोसिस के पहले ही शायद बच्चे अपन खो जाते थे। तो धीरे धीरे अभी इसका डायग्नोसिस होने लगा है। सो एक डिसीज़ ऐसा नहीं है, हर एक डिसीज की डायग्नोसिस अलग रहेगा, मैनेजमेंट अलग रहेगी। बट येस, ये इतने सारे डिसीजेस है, वो रेयरली आते हैं, कम इंस्टीट्यूट्स है जो सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इसीलिए जो भी हमारा नॉलेज है वो अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड होना चाहिए। ये आज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, अभी आएगी वो, लेकिन ये हम रेगुलर तौर तक लेते रहेंगे। ये रही स्प्रेडिंग द एक्सपर्टाइज। दूसरा पोर्शन रहा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू द पेशेंट्स एंड पेरेंट्स। उसके लिए जैसे मैडम ने बताया वैसे वो तो एक्टिविटी हम करते ही है, सपोर्ट ग्रुप है। उसके अलावा हम लोगों के काफ़ी सारे आउटरीच क्लिनिक्स है, वहाँ जाके हम खुद पेशेंट्स देखते हैं। हमारे हॉस्पिटल को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चाइल्ड हेल्थ करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिकॉग्नाइज किया है, जिससे हम टेली मेडिसिन से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्टेड है। तो वहाँ पे अगर पीडियाट्रिशियन को कभी कोई आता है डाउट, तो वो हमको डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन पे भी पेशेंट दिखा सकते हैं। वो भी तरीके से हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपर्टाइज है, स्प्रेड करने की कोशिश करें। तो अगर बच्चा पेट में डिटेक्ट हो जाता है कि इसको कोई रेयर डिजीज है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अज्यूमिंग द बेस्ट, तो लीगली कैन द चाइल्ड बी अबॉर्टेड बिकॉज़ देयर इज सम लीगल रेस्ट्रिक्शंस? सो ये इतना सिंपल क्वेश्चन और एक सिंपल आंसर नहीं है इस बात का, वो तो शायद आप भी जानते होंगे। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो उसमें शायद गवर्नमेंट अलाउ करती है। सारे रेयर डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ समझो, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उससे जान का खतरा, जान का धोखा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को क्यों अबॉर्ट करें? सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़ एंड द रूल ऑफ द लैंड, देयर आर परमिशंस टू अबॉर्ट, बट देन इट्स नॉट अ जनरल रूल कि आपने डिटेक्ट कर लिया तो उसको अबॉर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और रेयर डिसीज़ में ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन रहेगा। कोई भी एमटीपी टर्मिनेशन, जो अपना एमटीपी लॉ है, उसमें एमटीपी अपन एडवाइस करने के लिए अपने को 100% कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये बच्चा सरवाइव नहीं हो पाएगा, या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी रहेगी और उसके लिए ट्रीटमेंट आगे रहेगी नहीं। अब ये थर्ड जब बात मैं बोलती हूँ कि इसके लिए ट्रीटमेंट रहेगी नहीं, जब होल कंट्री इज़ ट्राइंग टू डेवलप ऑन रेयर डिसीजेस, हमको पता नहीं कि आज जिसको टर्मिनेशन बताएंगे उसके लिए कल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो सकती है। तो ये डिसीजन टर्मिनेशन का लेना ये बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, इसके बारे में कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि ये रेयर डिजीजेस हैं तो इसको ट्रीटमेंट जो है उसका भी लोगों को पता नहीं चल सकता है इजीली कि इसके ऊपर क्या चल रहा है। तो इज देयर अ कॉमन नॉलेज बेस शेयर्ड थ्रूआउट द वर्ल्ड, और नॉट देन यू कैन क्रिएट? So आज की तारीख में in India we have an organization called Organization of Rare Diseases of India, which is a partner in our conference also. They are partnering in our conference. Short form is ORD, Organization of Rare Diseases of India. So ये जो है organization, it is made up of people who have themselves been parents to children. तो इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, इसमें कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये सारे पेशेंट के माता पिता हैं, पेशेंट खुद भी हैं जो ये ग्रुप बनाया है। तो इट इज़ अ वेरी एक्टिव ग्रुप विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर रूलर्स, मतलब आवर लॉफुल गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड नया नया जहाँ पर भी विदेश में थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू वेरियस रिसर्चर्स वी गेट टू नो, they do approach and they do make the medication available at their level. But having said that, it is not so easy. Okay, just one last question. Could you elaborate a little more on the conference? How many doctors will be attending
So, this conference is a 2-day affair. It's on the 1st and 2nd of March. First is a Saturday. On the first day, the first 4 to 5 hours, that is from 9 a.m. to 1 p.m., we are having workshops. Workshops are hands-on training of various problems. In सारे workshops में there are 6 different workshops which are going on in the premises. So workshops about doctors learning how to diagnose a case, how to do the genetic testing. We will share the booklet with you of the conference program. So the first workshop, one of the important, very exciting workshop is a parent support group. उसमें पेरेंट्स आएंगे, उनके 2-4 बच्चे, मतलब जो भी बच्चे हैं आ सकते हैं, आजकल तो एग्ज़ाम का टाइम है अभी, तो those children who are able to come and their parents are going to come in the parent support group workshop. उसमें वो खुद बच्चे परफॉर्म करेंगे, पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंसेस बताएंगे एंड हमने उधर पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, जैसे ऑडी बोला मैंने, ऑडी के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसका जो फाउंडर है वो खुद रहेंगे उधर, मिस्टर प्रसन्ना शिरोल उनका नाम है, और हमारे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट. वो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप इज़ अ वेरी यूनिक थिंग. यूजुअली कॉन्फ्रेंसेस में हम डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, ऐसा होता है, मगर ये पेरेंट सपोर्ट ग्रुप इज़ अ वेरी यूनिक थिंग वेयर पेरेंट्स गेट टू से as to what they felt and how they faced the challenges and how to integrate their children in the society. In school, for example, how difficult was it to integrate the child in school and all that. So that's the workshop bit. Then we have a 1.5 day of full scientific program, and which will include panel discussions, talks and debates. So it's an exhaustive program, and transplant हमारा एक very important aspect है, which is going to be touched upon in this program. Yeah. So ट्रांसप्लांट का ऐसा होता है, कुछ डिसीजेस होते हैं जिसमें एक ऑर्गन रीज़न होता है, उसके कारण स्पेशली मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं, तो वो ऑर्गन निकाल के अपन उसके जगह पे नॉर्मल ऑर्गन लगा पाए, तो मे बी इन वन सर्जरी डिसीज इज ट्रीटेड. और ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेशंस है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट करने से या लिवर ट्रांसप्लांट करने से या कंप्लीट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से ये बच्चे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. और ये काफ़ी स्पेशलाइज चीज़ होती है ट्रांसप्लांट करना, स्पेशली बच्चों में ट्रांसप्लांट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है, और उसका ट्रेनिंग बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है. इसलिए हम वो एक वर्कशॉप में ट्रेनी डॉक्टर्स या यंग डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट में आना चाहते हैं, के डिसीजेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनको एक पूरा दिन का ट्रेनिंग दें. आजार अंदाजे 6,000 रेअर डिसीजेस असतात. ते नंबर चेंज होत असतात, जसं जसं नवीन इन्व्हेन्शन होत राहतं, नवीन नवीन टेस्ट येतात, तशा नवीन नवीन डिसीजेस त्याच्यात ॲड होतात. रेअर डिसीजेस जे ग्लोबली डिफाईन्ड आहेत ते अराउंड 6,000 आहेत, ते वाढत राहतील दरवर्षी. Millions of genes. So if we're going to look at each gene, you will find some gene abnormality if I check your gene or my gene. So the outcome of such a checkup is very, very low when you don't know what you're checking up. So if there is a family member who has a condition, then it becomes easier to look for that disorder in subsequent pregnancies. To have a blanket statement that every couple needs to be checked for all genes, it's possible, but the information will not be useful. No, the person, suppose if the husband or wife, they are having some kind of... Then if they have the disease, then maybe yes. Then it can be checked. If I myself have, say, hypothyroidism, then I can get myself checked before I conceive and have a child. So that can be done. But if nothing is known and out of the blue you have one child being born with some abnormality, it's difficult to predict, it's difficult to detect. Science is not, we have not replaced the creator as yet. Someone is having hydrocephalus, the mother is having hydrocephalus, and then जनरली अल्ट्रासाउंड से पता होता है. हाइड्रोकेफेलस का बहुत स्मॉल परसेंटेज रहता है जो जेनेटिकली कैरी करते हैं.
कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम हो जाए डायग्नोस करने को तो बेसिक पे इम्पैक्ट आता है। उसके बारे में भी न्यूनिटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो बोलते हैं, मैडम कैन टेल यू मोर अबाउट द न्यूनिटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, वो भी एक सजेशन होता है, उसके बारे में भी हमारे तो जैसे बोला सब बोना आपने देखा होगा, बोने शॉर्ट स्टेचर जिनके बोन्स थोड़े अलग रहते हैं उसको एकॉन्ड्रोप्लेजिया बोलते हैं। सपोज घर में किसी को इस तरह का हाइट रिलेटेड इशू है, माँ पिताजी छोड़ के कोई भी खानदान में किसी का फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में से कुछ है, और बेबीज़ का जैसे ही बच्चा पेट में आता है सोनोग्राफी किया जाता है, बार बार पानी का टेस्ट, नॉर्मल वेलनेस चेकअप में भी किया जाता है, उसमें वो एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो मैं बीमारी बता रही हूँ वो पिकअप होता है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया बीमारी पिकअप होने के बाद टेस्टिंग भी किया जा सकता है, जेनेटिक टेस्टिंग उसी बेबी का पेट में, मगर वो जानलेवा नहीं हो बीमारी, छोटे रहेंगे, इलाज नहीं है उसे, कुछ लोग सर्जरी करते हैं, कभी ग्रोथ हार्मोन देते हैं, मगर पूरा ठीक हो गया बच्चा एक और नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं होता। सारी जेनेटिक बीमारी में जड़ से इलाज नहीं होता, जो भी बीमारी उसकी वजह से जो असर हो रहा है बॉडी को, वो बॉडी को हम दवाइयों से थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जेनेटिक बीमारी आजकल थोड़ी साइंस और तरक्की कर रही है, तो जीन थेरेपी करती है, वो जीन पे जाके टारगेट करके ट्रीटमेंट देंगे, जेनेटिक थेरेपी में वो पूरा कवर होता है। So unless you know that there is somebody in the family who is affected, it's difficult to detect any genetic disease in the baby unless they pick up in the fetal period, like they pick up in the fetal period and they do some testing and find out. It's difficult to guess because there are millions and millions of genes in every human